दरअसल तरीकों से कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करती है। चंद एक तरीके यहाँ पर लिखे हुए। सबसे पहला है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस का मतलब यह है कि एक तालिब इल्म दूसरे तालिब इल्म का मोहताज होता है, उसकी ओपिनियन उसकी राय का मोहताज होता है। जब ग्रुप टास्क दिया जाता है तो अगर ग्रुप का एक मेंबर भी अपना काम अच्छे तरीके से नहीं करेगा तो वो एक कॉमन गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। इंडिविजुअल यानी एक फर्द, हर फर्द, ग्रुप का हर मेंबर अपने किए का जिम्मेदार होगा, उसे जवाबदेह होना होगा। मिसाल के तौर पर अगर एक ग्रुप के 5 अफराद है और पांचों को एक छोटा छोटा टास्क दिया गया है कि जब हम चारों पांचों बंदे मिलकर एक छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट कर लेंगे तो हम एक बड़ा टास्क अचीव कर लेंगे। तो जब जो छोटा टास्क जिस बंदे को दिया गया अगर वो टास्क अचीव नहीं कर पा रहा तो फिर वो उसके लिए वो जवाबदेह होगा कि क्यों ऐसा है, उसने ये काम पूरा क्यों नहीं किया। तीसरा है फेस टू फेस इंटरेक्शन। कोऑपरेटिव लर्निंग का एक फायदा ये भी है कि तालिब इल्म एक दूसरे के सामने अपनी राय का खुलकर इजहार कर सकते हैं। इस तरह से उनकी जो झिझक है, उनका डर, जो खौफ है वो खत्म हो जाता है। चौथा नंबर है जी ग्रुप प्रोसेसिंग का। ग्रुप प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि एक टीम की शक्ल में किस तरह से जो 5 या 6 अफराद ग्रुप का हिस्सा बने हुए वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते जा रहे हैं और अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। पांचवा और आखिरी है यूज ऑफ कोलैबोरेटिव स्किल्स। हर बंदा अक्ल जहानत के लिहाज से एक जैसा नहीं होता, कोई ज्यादा ज़हीन होता है तो कोई कम ज़हीन होता है। तो सारे जब ग्रुप के अफराद मिलकर एक खास टास्क की तरफ अपनी कोशिशों को सर्व करते हैं तो डेफिनेटली वो अच्छे तरीके से अपने टास्क की तरफ पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है जी पर्पस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग का मकसद क्या है। सबसे पहला मकसद ये है कि एक्टिव लर्निंग होती है। बच्चे खुलकर ओपनली, बगैर किसी डर के, बगैर किसी झिझक के क्लासरूम एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं, ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लेते हैं। इस तरह से उनके अंदर का जो डर है, वो खौफ है, वो दूर हो जाता है। और दूसरा पॉइंट है इम्प्रूव्ड क्रिटिकल थिंकिंग। इसका मतलब है कि किसी भी इशू के बारे में जो बच्चों की सोचने की सलाहियत है वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाती है। चौथा पॉइंट है जी सोशल डेवलपमेंट। इससे स्टूडेंट्स में एक दूसरे के लिए हमदर्दी, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट के जज्बात परवान होते हैं। पांचवा है कम्युनिकेशन, यानी एक दूसरे से बातचीत करने में आसानी होती है। फिर बात वही है कि आपस में जब अपोजिट जेंडर्स आपस में बात करेंगे तो उनके जो अंदर का डर, खौफ, जो झिझक है वो दूर हो जाएगा और इससे ज्यादा बेहतर अंदाज में लर्निंग होगी। अगला पॉइंट है मॉडल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग का जो मॉडल है वो द डिजाइन एक्टिविटीज के इर्द गिर्द घूमता है। सबसे पहला है जिगसॉ यानी शेयर्ड मटेरियल, दूसरा है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, तीसरा है नंबर्ड हेड्स, चौथा है थिंक पेयर शेयर, पांचवा है ओपिनियन रिंग एक्सेट्रा। अब ये सारी क्लासरूम एक्टिविटीज हैं। आप इन एक्टिविटीज में अपनी तरफ से जो आप अपनी क्लासरूम में एक्टिविटीज ऑब्जर्व करवाते हैं या कराते हैं, आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ टीचर, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग के दौरान एक टीचर का किरदार क्या होना चाहिए। सबसे पहला है स्पेसिफाई ऑब्जेक्टिव्स, टीचर कुछ मकासद तय कर दे। दूसरा है कोलैबोरेटिव स्किल्स, टीचर्स बच्चों को बताए कि ग्रुप बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग मिल के सारे काम करें, ठीक है। पैसिव लर्निंग ना हो बल्कि तमाम स्टूडेंट्स एक्टिवली ग्रुप डिस्कशन में भी हिस्सा लें और अपने मकसद को अचीव करने के लिए अपना अपना किरदार भी अदा करें। तीसरा है डिसाइड ग्रुप साइज, यानी ग्रुप का साइज कितना होना चाहिए। जितना मुख्तसर ग्रुप होगा उतना अच्छा होगा, उनको कंट्रोल और हैंडल करना उतना अच्छा होगा। जो बेस्ट तादाद होनी चाहिए ग्रुप के मेंबर की 3 हो या फिर मैक्सिमम 5 हो जाए तो ये बेस्ट होता है। चौथा है अरेंज रूम्स, पांचवा है असाइन ग्रुप्स टू स्टूडेंट्स, छठा है प्लान मटेरियल, किस तरीके से बच्चों ने अपने मकसद तक पहुंचना है। ये सारी बातें टीचर का काम है कि इनकी वजाहत करें। यहाँ पर हमारा तीसरा सवाल खत्म हो चुका है और चौथा सवाल स्टार्ट हो रहा है। चौथा सवाल है इलेबोरेट, बस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है इलेबोरेट गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल। गिब्स का रिफ्लेक्टिव साइकिल बयान करें। सबसे पहले जानते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन मीन्स टू थ्रो बैक। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि वापस फेंक दे या फिर नजर सानी करें। एजुकेशन में इसका मतलब ये है कि जो भी एक्शन आपने लिया है, जो भी रिस्पॉन्स आपने शो किया है, उस पर दोबारा नजर सानी करें कि आया इस मौजूदा सूरत हाल में जो रिस्पॉन्स आपने दिया है क्या वो सही था या वो हालात के मुताबिक मौजूद था या नहीं था। गिब्स ने अपना रिफ्लेक्टिव साइकिल का जो मॉडल है ये 1988 में दिया था
उसने किताब लिखी थी जिसका नाम था लर्निंग बाय डूइंग। इसमें उसने अपना रिफ्लेक्टिव मॉडल पेश किया और साथ साथ लोगों को हौसला दिया और इस बात की तरफ उनकी तवज्जो दिलाई कि किसी सूरत हाल में जो आपको पेश आई है, जो भी आपने रिस्पॉन्स जाहिर किया है, जो भी आपने रिएक्शन दिया है, उसको एक मुनज़्ज़म तरीके से उसके बारे में आप सोचें और आइंदा अगर ऐसी किस्म की दोबारा सूरत हाल आपके सामने आ जाए तो आप क्या तब्दीली लाएंगे अपने रद्द अमल में। उसने रिफ्लेक्टिव मॉडल पेश किया और इसका रिफ्लेक्टिव मॉडल बहुत ही फेमस हुआ और ये Gibbs reflective cycle. His reflective cycle revolves around following 6 points. Gibbs का reflective model the desired 6 points के इर्द गिर्द घूमता है। सबसे पहला है describing यानी बयान करना। क्या बयान करना? ये बयान करना जी कि what happened, क्या हुआ है। Briefly describing events, resources and reasons for your environment, what you did, who was with you, also include necessary information. आपने बताना है कि आपके साथ क्या मामला पेश आया है। जब आपके साथ कोई भी हादसा या कोई मामला या मसला पेश आया है तो उस वक्त आपके साथ कौन था और उस वक्त आपका रद्द-ए-अमल क्या था। दूसरे नंबर पर है फीलिंग्स, जज्बात। व्हाट वर यू डूइंग, जब भी आपके साथ कोई मसला दरपेश आया है तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे और आपके ऐसे कौन से अमल की गलती की वजह से या आपके ऐसे कौन से अमल की वजह से वो मामला या मसला आपके साथ पेश आया है। तीसरा है इवेल्युएशन, व्हाट वाज गुड और बैड, एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन व्हाट वाज गुड एंड व्हाट डिड नॉट गो बैड। अच्छा जी, अब जब आपके साथ कोई मसला दरपेश आया है तो आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि जो मामला दरपेश आया है उस दौरान जो भी चीजें रुनुमा हुई हैं क्या वो आपके हक में बेहतर थी या बुरी थी, अच्छी थी या नहीं, आपको सिंपली एक्सप्लेन करना है। चौथा है एनालिसिस। इस चौथे स्टेप में आपने ये करना है कि ऊपर तीन बयान किए गए जितने भी मराहल हैं आपने उन तीनों मराहल की रोशनी में, उन तीनों मराहल से हासिल होने वाले नताइज की रोशनी में आप पूरी सूरत हाल के बारे में क्या नतीजा अखज़ करते हैं। और पांचवें नंबर पे है कंक्लूजन, व्हाट एल्स कुड यू हैव डन। जो मसला आपको दरपेश आया है और उस मसले को हल करने के लिए आपने जाहिर सी बात है कोई ना कोई रद्द अमल तो जाहिर किया होगा। अब आपने बताना है कि जो आपने मखसूस किस्म का रद्द अमल जाहिर किया है उससे हटकर आप और कौन सा तरीका अपना सकते थे उस मसले को हल करने का। मिसाल के तौर पर आपकी क्लास के दो बच्चे लड़ रहे थे, एक बच्चा आपके पास शिकायत लेकर आ जाता है कि सर इस बच्चे ने मुझे मारा है। तो अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप उस वक्त कहाँ पर मौजूद थे, क्या आप क्लासरूम में मौजूद थे, नहीं थे। उसके बाद आपने इस मसले की रीजन जानने की कोशिश करनी है कि क्यों लड़ाई हुई, क्यों एक बच्चे ने दूसरे को मारा। अब इस मसला ये क्योंकि मसला है, अब इस मसले के हल के लिए आपने डेफिनेटली कोई ना कोई प्लान तो तरतीब देना है। अब आपने क्या करना है, क्या आप ऑन द स्पॉट उस बच्चे को सजा देंगे, उसे मारेंगे, उसे बुरा भला करेंगे या किसी और अच्छे तरीके से उसको समझाएंगे। अब आपने ये सारा खुद डिसाइड करना है। कंक्लूजन में आपने ये चीज सामने रखनी है कि सूरत हाल क्या थी, क्या हुआ है और आपने क्या रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए या मसले को हल करने के लिए आपने क्या किया है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्शन प्लान, व्हाट विल यू डू इफ इट राइजेस अगेन। अच्छा, छठे पॉइंट में आपने ये बात ज़ाहिर करनी है कि अगर इसी किस्म का मसला दोबारा आपके साथ पेश आ जाता है तो आपने उस मसले को किस तरह हल करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने पहली दफ़ा एक बच्चे को उसकी गलती पर सजा देकर समझाया है, उसको सजा दी है, तो बाद में हमने सोचना है कि और कौन कौन से मुतबादल तरीके इसको समझाने के में अप्लाई कर सकता था। तो बाद में आपने ये सारे तरीके जो अल्टरनेटिव्स हैं उनकी एक फहरिस्त बनानी है ताकि अगर खुदा न खास्ता इसी तरह का कोई मसला आपको मुस्तकबिल में दोबारा पेश आए तो आप एक बेहतर नेमुल बदल या मुतबादल तरीका अपना सकें। नंबर 5 है व्हाट आर मेथड्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर टीचर। टीचर के लिए रिफ्लेक्शन के कौन कौन से तरीकाकार हैं। तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं रिफ्लेक्शन का मतलब है टू थ्रो बैक, और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की भी हम तारीफ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो हम डायरेक्टली रोल ऑफ टीचर पर चलते हैं। टीचर का रोल ये होता है कि सबसे पहले वो बी क्रिटिकल हो, जो भी उसने रिस्पॉन्स शो किया है उस पर वो तनकीद करे। अब तनकीद का मतलब ये है कि अपनी अच्छाई और अपनी बुराई में पहचान करे और अपने आप को ये बताए कि फलां जगह पर मेरा जो रिस्पॉन्स था वो सही था या फिर गलत था। दूसरा पॉइंट है बी ऑब्जर्वेंट। इसमें भी वही बात है कि उसने जो भी परफॉर्मेंस दी है या जो भी एक्शन किया है उसके बारे में वो सही था या फिर गलत था। दूसरा पॉइंट है बी ऑब्जर्वेंट। इसमें भी
वही बात है कि उसने जो भी परफॉर्मेंस दी है या जो भी एक्शन किया है उसके बारे में मुशाहिदा करे कि वो मैंने जो काम किया वो ठीक था या नहीं था, वो मौजूद था या नहीं था। नंबर 3 है राइट सेल्फ रिपोर्ट, अपने बारे में एक रिपोर्ट पेश करें कि फला फला पॉइंट मेरे हाथ में बेहतरीन है, फला फला जगह पर जो जो मैंने काम किया है वो तो बेस्ट था, उससे बेस्ट नहीं हो सकता था। चौथा पॉइंट है रोल आइडेंटिटी, इसमें टीचर को चाहिए कि वो देखे कि जो टास्क उसके जिम्मे लगाया गया था क्या उसने वो अपना टास्क अच्छे तरीके से पूरा किया या नहीं किया। नेक्स्ट है मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर टीचर्स, टीचर के लिए रिफ्लेक्शन की जो तरीकाकार है वो दरअसल है। सबसे पहला टीचर्स डायरी, टीचर को चाहिए कि वो अपनी डायरी लिखे। डायरी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने काम को जानने के लिए, पहचानने के लिए, अपनी प्रोग्रेस को देखने के लिए और समझने के लिए। दूसरा है इनवाइट ए कोलीग, अच्छा अब एक टीचर अगर क्लासरूम में टीच कर रहा है तो उसको चाहिए कि अपने किसी कोलीग को कहे कि क्लास के एंड पर बैठ के मेरा लेक्चर ऑब्जर्व करे, मेरे तरीका तदरीस को जाने और फिर बाद में आप उस टीचर से राय लें कि आपके वो जो लेक्चर डिलीवर करने वाला जो प्रोसेस था उसमें कौन कौन सी खामियां और कौन कौन सी खूबियाँ थी। आगे आ गया जी रिकॉर्डिंग लेसन, अच्छा तो अगर आपको शर्म आती है कि आपका कोई टीचर आपको सुन रहा है या देख रहा है पढ़ाते हुए तो आप अपने मोबाइल पर अपना जो लेसन पढ़ा रहे हैं या टीच कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लें और बाद में सुन लें। इस तरह आप अपने लेक्चर के बाद खामी थी, वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स वो आपको बता देगा। पांचवा है आस्क स्टूडेंट्स फॉर फीडबैक, अपनी क्लास में यही होता है कि हम जब बच्चों को कुछ सबक पढ़ाते हैं तो उनसे हम आपस में पूछते हैं इज इट क्लियर, क्या आपको बात समझ आ गई है या नहीं समझ आई। तो अगर वो कोई नहीं समझ आए तो समझ ले कि हमारे पढ़ाने के तरीके में कोई ना कोई कमी रह गई है, हम बच्चों के लेवल पर नहीं गए, सो हमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करनी है। छठा है आस्क योर सेल्फ डेली, हर रोज अपने आप से पूछें कि क्या आज मैंने अपने फर्ज अच्छे तरीके से निभाए या नहीं निभाए। सो आपके अंदर से एक इत्मीनान बख्श और तसल्ली बख्श जवाब आपको खुद मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 7 है लुक फॉर वर्ड्स वर्किंग, आप देखें आपके तदरीस के दौरान कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे बच्चे बड़ी जल्दी और आसानी और तेज़ी से सीख रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं जब पढ़ाता हूँ बच्चों को तो मैं उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाता हूँ। एक्टिविटीज़ का फ़ायदा ये होता है कि वो बच्चे पहले की निस्बत ज़्यादा जल्दी और आसानी और तेज़ी से सीखना शुरू कर देते हैं और अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। पॉइंट नंबर 8 है बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, अपने आप से ईमानदार रहें, अपनी ड्यूटी से ईमानदार रहें। आपका जो फ़र्ज़